और स्वागत करता हूँ एक विशेष प्रस्तुति में जिसमें आपको गर्व होने वाला है कि भारत जहाँ अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने के साथ साथ धरोहर को संरक्षित रखने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। डॉक्टर प्रदीप श्रीधर जी के साथ में मैं बैठा हूँ आगरा में, और आयोजन एक ऐसा हुआ जिसका संबंध संस्कृति से भी है और साथ में गौ माता के साथ भी है, पर उसके अलावा इस पूरे आयोजन में सबको जोड़ने वाली जो आपकी भावना है उसको मैंने साक्षात देखा। तो आप बताएं, जो बाहरी लोग होते हैं जो एकेडमिक फील्ड से जुड़े नहीं होते हैं, उनको लगता है ये इन आयोजनों का कोई ख़ास औचित्य या इसकी सार्थकता नहीं है, तो आप अपने अनुभव से इतना आयोजन आपने किए हैं, क्या महत्व इसका आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि आयोजनों का महत्व होता है। जैसे हम अपने इस आयोजन की बात करें, आपके आगमन की बात करें, लंदन से गुरुकुल यूके नाम से एक संस्था चलाती हैं श्रीमती इंदु बारोट जी, उनकी बात करें तो हमारा जो विद्यार्थी है, मैं ये सार्वकालिक बात कर रहा हूँ, हमारा विद्यार्थी भारत में है, कोई विद्यार्थी जापान में है, कोई मॉरिशस में है। तो जब तक हम अपने संस्थान में और अपने शहर में और अपने देश में कोई आयोजन कर रहे हैं तो हमको हमारी सीमाएं वहाँ तक बंध जाती हैं। लेकिन जब हम बाहर के लोगों को सुनते हैं, आज जैसे हमने भारत में आयोजन किया आगरा विश्वविद्यालय में, और हमने जो बाहर से विद्वानों को बुलाया, जैसे उदाहरण के लिए हमने आपको ही बुलाया, तो आप लंदन में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए एक हेरम्ब आर्ट एंड कल्चर सेंटर के नाम से संस्था चलाते हुए जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में, गीता के बारे में, भागवत के बारे में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उससे हमारे विद्यार्थियों को ये ज्ञान मिला कि केवल भारत में ही नहीं, अमेरिका में और लंदन में भी और कनाडा में भी हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हम संस्कृत की बात करते हैं, हम गीता और भागवत की बात करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से इंदू जी का मैंने भी जिक्र किया था। इंदू जी गुरुकुल यूके नाम से एक संस्था चलाती हैं जो लंदन में जो शोधार्थी हैं या इच्छुक हैं, जिज्ञासुजन हैं, उनको हिंदी और संस्कृत सिखाने का काम करती हैं। तो संस्कृत हमारी देववाणी है, तो अगर उसको हम भारतीय तो महत्व जो दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर लंदन में संस्कृत की बात होती है, अमेरिका में बात होती है, हम लोगों के साथ अन्य विद्वान ऑनलाइन भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, कनाडा से लेके मॉरिशस तक जब बात होती है संस्कृत की, तो उसका महत्व और बढ़ जाता है, उसकी उपादेयता और बढ़ जाती है। और हमारा विद्यार्थी ये समझता है कि सब हमारे लिए उसको मतलब उसकी इम्पोर्टेंस और समझ में आती है कि केवल हम ही, जैसे कुएं का मेंढक होता है, कुएं में ही हम लोग अगर रह रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि हम बाहर की देश दुनिया में देखें कि वहाँ भी क्या क्या हो रहा है। बहुत ही सुंदर आपने बताया, और मुझे खुद अनुभव हुआ कि परिधियाँ तोड़ने में जो शिक्षा भूमिका निभाती है वो कैसे साकार की जाती है जब अलग अलग चिंतन, अलग अलग अनुभवों की धरती से होकर आता है और एक मंच पर उसको आप सुनते हैं तो एक ऊष्मा बनती है, एक ऊर्जा बनती है। और इस दिशा में मैं जो वाइस चांसलर हैं आशु रानी जी, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद आपके साथ देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी उपस्थिति से भी एक गरिमा कार्यक्रम की और बनती है, गांभीर्य, और जो उनकी निष्ठा है वो भी उनके वक्तव्य से आई। इस बात को लेते हुए एक आयोजक के रूप में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है और सबसे बड़ा संतोष क्या होता है? देखिए, कोई भी संस्था हो, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, उसमें जब तक हमारा जो मुखिया है, जो हमारे परिवार का मुखिया है, जैसे हमारे विश्वविद्यालय की कुलगुरु कहलाती हैं कुलपति जी, तो जैसे कुलपति हैं प्रोफेसर आशु रानी जी, जब तक हमको ऊपर से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता, चाहे वो देश के संदर्भ में बात करें, राजनीति के संदर्भ में बात करें, अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तो उसका मंत्री कुछ नहीं कर सकता, अगर प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे तो उनके मंत्री कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमको ऊपर से सहयोग मिलता है, जब हमको कुलपति के स्तर से, कुलाधिपति के स्तर से सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो हम अधिक मनोयोग के साथ अपना कार्य करते हैं। एक चीज़। दूसरा ये कि कोई कार्य करने का संकल्प लिया, कोई किसी आयोजन का संकल्प लिया, ऊपर से सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारी पहली सफलता प्राप्त हो गई। उसके बाद जो हमारी संस्था है, जैसे यहाँ आप जिस विद्यापीठ में बैठे हैं, यहाँ के शिक्षक हैं वो धुरी, जो पूरे मनोयोग के साथ, प्राण प्रण के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, और आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी टीम लगी हुई है। तो जब पूरी टीम मिलकर कोई काम करती है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। और
आयोजन के बाद उसकी उपलब्धि के रूप में हम लोग पुस्तकें भी प्रकाशित करते हैं, पूरे देश विदेश में प्रकाशित होती हैं, संपादित आलेख प्राप्त होते हैं, उसकी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, समाचारों में खबर आती है। तो ये सब भी प्रचार प्रसार का साधन है कहीं। अब जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं कि आज से 4-5 वर्ष पहले हमारे विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या, ये मैं विश्वविद्यालय की इकाई की बात कर रहा हूँ, लगभग नगण्य हो चली थी। 1, 2, 3, 4 विद्यार्थी रहते थे हमारे संस्कृत विभाग में। पिछले दिनों में डॉक्टर वर्षा रानी जी से आपकी भेंट हो चुकी है, वो उनका लगभग 4 वर्ष पहले नियुक्ति हुई थी। तो उन्होंने बहुत मेहनत की इस डिपार्टमेंट के लिए और लगातार संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित कराना। संस्कृत संभाषण शिविर में 4 वर्ष के बच्चे से लेकर 70-75 साल तक के वय तक के बुजुर्गों ने भी संस्कृत सीखी। 80-80, 90-90 लोगों का शिविर लगता था। संस्कृत में प्रतियोगिताएं आयोजित कराना और संस्कृत के लिए बहुत काम किया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे पास एमए में संस्कृत में 18 बच्चे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। आज संस्कृत को लेके कोई आगे नहीं आना चाहता, सबको ये लगता है कि संस्कृत पढ़ने से क्या लाभ होगा, रोज़गार नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियों को हमने तोड़ा है। बीए में हमारे पास 50 विद्यार्थी हैं संस्कृत में, एमए में 18 विद्यार्थी हैं। तो ये भी लाभ होता है, हमारी प्रवेश संख्या बढ़ती है और बच्चों को के मन में जो एक व्याप्ति हो गई है कि संस्कृत किसी काम की नहीं है, वो जो भ्रांति है वो भी उससे भी बाहर आते हैं। और समाज भी देखता है कि नहीं, अगर हम ये संस्कृत पढ़ेंगे या संस्कृत में ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमको हमारा लाभ ही होगा किसी न किसी तरह से। समापन करते हुए मुख्य विषय की तरफ जाता हूँ। अमित जैन जी ने जितना अच्छे ढंग से जो गौ माता से संबंधित शतक मुनि जी का है उसके बारे में बताया, गौ माता की महिमा के बारे में और संस्कृत साहित्य की दृष्टि से जो इस तरह के शतक हैं उस परंपरा के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, ऐसा है कि जैसे हिंदी में भी भ्रमर गीत काव्य परंपरा चली, कई प्रकार के हमारे कवियों ने भ्रमर गीत काव्य संग्रह लिखे, काव्य लिखे, उसी प्रकार से शतक लिखे गए। उसी प्रकार से संस्कृत में भी शतक परंपरा है। भर्तृहरि के नीति के दोहे हैं और भी कई शतक हैं। शतक मतलब 100 श्लोकों में अपनी बात को परिपूर्ण करना। वो महाकाव्य नहीं होता, वो प्रबंध काव्य भी नहीं होता, मुक्तक काव्य होता है। तो वो हर दोहे का अपने आप में एक अलग अर्थ होता है और वो अर्थ पूर्ण होता है। तो इस प्रकार के शतकों से, जैसे अभी हम मुनि प्रणय सागर महाराज जी की बात करें तो जैसा कि आपने सुना भी अमित जैन साहब को कि बहुत पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा पुरुष हैं और अपनी जैन परंपरा की जो भी उनके नीतियाँ हैं, उपदेश हैं, उन सबका पालन करते हुए वो इस प्रकार का लेखन कार्य भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जो वर्तमान उनका शतक है गौ वैभव शतकम, तो गाय, गोवंश और गाय की जो महिमा हमारे हिंदू माइथोलॉजी में बताई गई है, उन सब चीज़ों को केंद्रित करके संस्कृत में 100 श्लोक लिखे हैं। और साथ ही साथ उनका संप्रेषण भी भली प्रकार से समाज तक हो सके, इसीलिए हिंदी और अंग्रेज़ी में भी उसका अनुवाद वहीं दिया गया है, जिसमें पूरा गाय के बारे में, गौवंश के बारे में, गाय के जो उत्पाद होते हैं उसके बारे में, पंचगव्य होते हैं उसके बारे में, उससे क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार से चिकित्सा पद्धति में लाभ होते हैं, किस प्रकार से आयुर्वेद में लाभ होते हैं, उन सबको दर्शाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो आज वर्तमान संदर्भ में गौवंश के नाम पर जो राजनीति हो रही है और गौवंश की हत्या होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर, तो उसके महात्म्य को स्पष्ट करने वाला एक ऐसा हमारे सामने एक मुक्तक काव्य आया है जो समाज को निश्चित रूप से एक दिशा देने वाला होगा। दिशा मिले वो आवश्यक होता है आगे बढ़ने के लिए। और विराम देने से पहले मैं प्रदीप श्रीधर जी का उनके द्वारा जो एक पारिवारिक वातावरण शिक्षा परिसर में जिस तरह से उनके साथियों के साथ बनाया, उसका कुछ लाभ मुझे यूँ भी मिला। जैसे यहाँ पर ही भोजन परोसा जा रहा है तो जो साथ में ध्यान रखें पता चलो रशियन पढ़ाते हैं और सभी एकदम हिलमिल कर जब कार्य करते हैं तो एक अलग उसकी आभा बनती है। उसका श्रेय आपको भी और मुझे लगता है भारत की माटी को दिया जाना चाहिए। पर अमेरिका से आके जब आप इस तरह के अनुभव से निकलते हैं तो आपको और अधिक आनंद आता है और अधिक उत्साह बढ़ने के साथ ये आशा बनती है कि जो आने वाला भारत है उसमें यहाँ के विद्यार्थी भी जो हैं
उनकी जो सोच है वो ऐसा लगता है कि विकासोन्मुखी है। तो चलते चलते जो विकास भी और विरासत भी, जो बात अक्सर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुझे लगता है कि विरासत के बिना जो विकास है उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि जो आपकी पीढ़ी और हमारी पीढ़ी है, वो संचित ज्ञान अगर हम स्थानांतरित नहीं करेंगे अपने बच्चों में, तो वो ज्ञान यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा निरंतर प्रयास ये रहता है कि मैं अपने सभी शिक्षक साथी हैं, शोधार्थी हैं, उनको साथ लेके चलता हूँ और उनसे काम करवाता हूँ, क्योंकि वो जब काम करेंगे तभी सीखेंगे। और वैसे भी सही बात यह है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो मैं अकेला भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो जैसा आपने कहा ना, रशियन, हमारे यहाँ विदेशी भाषा विभाग है, रशियन, जर्मन, फ्रेंच है, हिंदी है, भाषा विज्ञान है, संस्कृत है, पत्रकारिता है, सभी के शिक्षक मिलकर काम करते हैं। और किसी भी विभाग की कोई गोष्ठी हो तो पूरी टीम सक्रिय हो जाती है। ये नहीं है कि संस्कृत विभाग के कार्यक्रम है तो खाली संस्कृत विभाग के शिक्षक काम करेंगे, पूरा संस्थान काम करेगा। और जब वहाँ बैठेंगे, देखिए जब बैठेंगे सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो ग्रहण करेंगे। अगर आज हम गौवंश की बात करते हैं तो हमारे वहाँ विदेशी भाषा के बच्चे भी थे, हमारे भाषा विज्ञान के हिंदी के बच्चे थे, तो सुन रहे हैं। और जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियां और मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो ग्रहण होता है कहीं ना कहीं। तो ये सब प्रयास है, ठीक है, अच्छा है, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, गति बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गति है तो जीवन है, और सदगति है तो कल्याणमय जीवन है। तो ये जो कल्याणमय, सत्यम, शिवम, सुंदरम वाले भाव को लेकर जो कार्य हो रहा है, उसके लिए सभी के साथ साथ विशेष करके प्रदीप श्रीधर जी को बधाइयाँ, आभार, धन्यवाद, नमस्कार। व्यास हूँ और ये है कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी अभिलेख धरोहर संग्रहालय और शोध केंद्र। इस तरह की बात जहाँ इतने प्राचीन ग्रंथ हों और एक विश्वविद्यालय में हो, ये बहुत दुर्लभ बात है। तो ये जो मैं आपसे क्षमा चाहते हुए पल्लवी जी का ध्यान इसमें ले रहा था, क्योंकि ये जो आपने पूरी व्यवस्था इसकी देखी है, इसके विकास को होते हुए देखा है, तो बताएं कि मुख्यतः ये जो हस्तलेखागार है, इसमें किस तरह की प्राचीन सामग्री का संकलन किया गया है? सर, इसमें बेसिकली कनिष्क काल के, शाहजहाँ टाइम के जो भोजपत्र थे, ताड़पत्र थे, या जितनी भी पांडुलिपियाँ थीं, तो हम लोगों की कोशिश रही है कि उन पांडुलिपियों को संरक्षण कर सके, प्रिजर्व कर सके, उनको डिजिटाइज कर सकें। तो ये जो पांडुलिपियाँ हैं, ये पहले से यूनिवर्सिटी के पास थीं या ऐसे कि कहीं कहाँ से कैसे हुई? जैसे अब ये दिखाएंगे अगर आपको, तो ये ऐसी कि हाथ में लेते हैं भुरभुरा के, जो कागज़ है वो बिखर सकता है। ये जो कागज़ है इसका काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी नाजुक है। तो हम लोगों के पास में ये पहले से कुछ थी, और कुछ आगरा के जो पुराने लोग हैं उनके द्वारा डोनेट करी गई हैं। तो यहाँ पर एक अलग प्रकार की आपको भाव आता है, जैसा ये ज्ञान सागर है, योग विशेष लेखर कविंद्राचार्य सरस्वती जी का, और पता नहीं 1814 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कि रंगीन चित्र हैं, उनको फिर से बनाए रखने के लिए कुछ किया गया है? नहीं सर, ये जो चित्र हैं ये कनिष्क काल के हैं, जिस भी टाइम के हैं ये तभी के हैं। इनकी आप जो रंगाई, इन पे जो रंग देख रहे हैं ये उसी टाइम के हैं, और ये सारे वेजिटेबल कलर्स हैं, और ना ये तब के उड़े हैं। हमने इसमें कुछ नहीं कर रखा है, हमने इसको प्रिजर्व करने की अब कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्योंकि इसका कागज़ जो बहुत फ्रेजाइल है वो कभी भी टूट सकता है, बिखर सकता है। इसीलिए कोशिश अब ये करी जाए कि हम लोग इसको डिजिटाइज कर दें। कुछ डिजिटाइजेशन का काम हो चुका है और कुछ थोड़ा सा भी रह गया है। ये जो डिजिटाइजेशन की बात आपने की, तो ये जो ऊपर बार कोड लगे हुए हैं, जी सर, ये सर QR कोड हम लोगों ने डेवलप करे हैं। तो हमारे पास में जितने भी ताड़पत्र या पांडुलिपियाँ हैं, तो लगभग हमने 1400 लगभग पांडुलिपियाँ हैं, तो हमने काफ़ी कुछ जो है उनका QR कोड मतलब डिजिटाइज उसका शुरू कर दिया है। ये थोड़ा सा मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसमें लिखा गोप गिरी वर गिरिधर गिरिधारी गोकुलनाथ ग्वाल गिरिराज गुडा। ये क्या है ये ग्रंथ, आपको कुछ ये पता? सर सारे ग्रंथ जो हैं काफ़ी सारी भाषाओं में हैं, इनकी लिपियां बहुत सारी हैं, कुछ उड़िया लिपि में भी हैं यहाँ पे। और उड़िया लिपि के ग्रंथ जो हैं वो लगभग 1200 ईस्वी के भी ग्रंथ हैं हमारे पास में, जो कि वो ऐसे ग्रंथ हैं जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ किए जाते थे, या वहाँ की जो एग्रीकल्चर थी वो अभी भी वहाँ पे चलती है, और वो अभी भी मतलब हमारे पास में संरक्षित है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, इसमें ये क्या शैली ये मानी जाती है? सर ये मेरे ख्याल से
अकबर के टाइम की है ये। हाँ, हाँ। और हर एक ग्रंथ के साथ कुछ बताएं, कुछ सिक्के भी यहाँ पर हैं। हाँ, यहाँ पे सिक्के भी हैं सर, जैसे कि हमारे पास में 50वीं ईस्वी का भी सिक्का है हमारे पास में, जिसका धातु जो है वो सोना है। तो हमारे पास में कनिष्क काल के सिक्के हैं जिनकी कुछ धातु सोने के हैं, कुछ इसमें तांबे के हैं, कुछ चांदी के भी सिक्के हैं हमारे पास में। ये तो मतलब मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि इतना बहुमूल्य ये स्थान बन गया है। पल्लवी जी, इसके लिए बहुत अध्ययन की आवश्यकता होती है, उसको कोडिफाई करने वगैरह के लिए आपका बैकग्राउंड क्या है जिससे कि आपको ये हस्तलेखागार जो है सर, मैं बेसिकली यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर लिंग्विस्टिक्स की हूँ और मैं यहाँ पे सेंटर फॉर ट्रांसडिस्पिलिनरी स्टडीज़ की भी कोऑर्डिनेटर हूँ। तो क्योंकि ट्रांसडिस्पिलिनरी स्टडीज़ की कोऑर्डिनेटर हूँ तो हमारे यहाँ एआई के रूप में बच्चे पढ़ने भी आते हैं। तो डिजिटाइजेशन जहाँ तक हम लोग बता रहे हैं, वो डिजिटाइजेशन वो बच्चे हम लोग की मदद करते हैं काफ़ी। ये तो बहुत ही सुंदर बात होगी। तो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जो तकनीक है उसका संगम, और ये इधर राठौड़ श्याम सिंह महोदया स्तोत्र की, तो ये जो सारे ग्रंथ हैं, किसी ने पढ़कर इसमें से कुछ ऐसा बरामद किया जो हमारे पीएचडी के काफ़ी पीएचडी के और एमए के हिंदी के संस्कृत के बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कि यहाँ पे रिसर्च वर्क करते हैं, और उसका रिसर्च वर्क आज ही नहीं पहले से शुरू होता आया है और होता रहेगा। पीछे जो कलर दिख रहे हैं ये सब पेंटिंग्स इसी में से निकली हुई हैं। ये इसमें से हम लोगों ने निकाला है ताकि जो विजिटर्स आते हैं वो इजीली, क्योंकि हम लोग वो छूने तो देते नहीं हैं, वो बहुत फ्रेजाइल हैं, तो वो इसके थ्रू इनके बारे में नॉलेज पा सकते हैं कि किस तरीके के हैं ये। जो पीछे मुझे दिखाई दे रही है चित्र, उसमें श्री कृष्ण भगवान की लीला जो है वो, क्योंकि सर ये अवध का क्षेत्र है तो यहाँ पे मथुरा पास में है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण की लीलाओं के ऊपर काफ़ी सारे चित्र भी हैं और ग्रंथ भी हैं अवधि में। तो मैं फिर एक बार अपना ही सौभाग्य की सराहना कर रहा हूँ कि इस विश्वविद्यालय में आकर जो कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी एवं शोध केंद्र है। हाँ, तो इसमें ऐसा आपको लगता है कि आप एक बहुत ही बहुमूल्य स्थान पर भी हो जहाँ पर भारत की संस्कृति और इतिहास, और अब मैं ये भी कहूँगा कि जो आधुनिक भारत है वो एक साथ सांसें ले रहा है, तो इसके विकास के पीछे एक विजन के साथ साथ सपोर्ट भी चाहिए होता है। पल्लवी जी, कुछ सर अभी तो यूनिवर्सिटी ही हमारा सपोर्ट कर रही है, लेकिन हाँ कोशिश की जा रही है कि भारत मंत्रालय से हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सके कि हम इसका प्रिजर्वेशन और अच्छे तरीके से कर सकें। अब एक बात जो कि आजकल वैसे साइबर सिक्योरिटी में हमारे साथ देने वाले कांत भी उसमें सक्रिय रहे हुए हैं, ये जब बहुमूल्य सामग्री होती है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध की आवश्यकता हो जाती है। जी जी सर, यहाँ पे सुरक्षा वैसे तो मतलब गार्डवर्ड हमेशा रहते ही हैं, और अगर आप टेक्निकली डिजिटली इसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो अभी हमने उसको मतलब पब्लिक नहीं किया है, तो वो हम लोग के पास में ही है, इसलिए अभी उसकी मतलब सुरक्षा की कोई चिंता की दिक्कत नहीं है। तो ये विशेष बात है कि आप पब्लिक में नहीं है, लेकिन आप तक ये ऐसे इस रूप में आ रहा है, क्योंकि इसके बारे में पता लगना कहीं ना कहीं हमें गर्व से भर देता है कि भारत की ज्ञान संपदा को संरक्षित रखने के ऐसे प्रयास हो रहे हैं। और ये जो मैं राजस्थान से होने के नाते पाबूजी की पढ़ के बारे में मैं हमेशा सुनता रहा था। मतलब ये पाबूजी पेंटिंग पैनल है यहाँ पे, ये काफ़ी पुराना है, मतलब 300 वर्ष पुराना है लगभग। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये खराब सा भी हो गया है, लेकिन हमें इसे प्रिजर्व करने के लिए हमने इसको लैमिनेट करवा दिया है ताकि अब इसमें कोई डिकम्पोजिशन ना हो। तो ये 300 साल पुराना है, ये जो है राजस्थानी पेंटिंग है, ये लिखा हुआ भी है इसमें, और इसमें एक ऐसे पाबूजी की कहानी है जिसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर इसमें जो ये पाबूजी की कहानी बताई गई है, इसमें ये बेसिकली ये है कि उस टाइम में गायों का संरक्षण या उनको हंटर से बचाने के लिए वो लोग क्या क्या चीज़ें करते थे, तो वो ये वाली पेंटिंग पूरा उसी चीज़ को दर्शाती है। तो चलते चलते यहाँ पर दिल्ली के लाल किले का मानचित्र भी सर, ये आगरा का लाल किला है, लिखा हुआ तो दिल्ली है वहाँ। सर दिल्ली के लाल किले का मानचित्र है। अच्छा। और जी जी वैसे ये पूरा मतलब आप ये देखेंगे, ये जो यमुना के किनारे पे जितने भी हमारे पास में मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा में, उन सब की फोटो है, उन सब का मतलब कि मैप बना हुआ है ये। तो ये बहुत ही सुंदर है। ये दिल्ली के मानचित्र का जो आप बता रहे हैं, ये लगभग 200 वर्ष पुराना है, जो कि तब बनाया गया था। पल्लवी जी, ये अपेक्षाकृत नया है डेवलपमेंट यहाँ पर इस प्रकार के, इसको लेकर क्या परिकल्पना है, क्या संतोष अब तक की यात्रा से रहा है, और क्या
आपकी अपेक्षा है विद्यार्थियों से या जो भी आते हैं आगंतुक? क्योंकि मेरी एज बीइंग अ प्रोफेसर मैं ये सोचती हूँ कि हमने इसको प्रिजर्व तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसको मतलब आने वाली जो हमारी जनरेशन है उस चीज़ को कैसे पढ़ पाएगी, समझ पाएगी और उस पर रिसर्च कर पाएगी। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि जो बच्चे आ रहे हैं नए, चाहे वो शोध के लिए आ रहे हों या अपने सिर्फ मास्टर्स करने ही के लिए क्यों ना आ रहे हों, वो यहाँ पे आके इस पे रिसर्च करें। एक एक मैन्यूस्क्रिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास में लगभग 1400 मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, और भी हम लोग की कोशिश है कि आसपास के एरिया, आगरा के एरिया के कुछ हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स ले लें अपने साथ में। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे आने वाले हैं वो इस पे इन सभी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को AI से कनेक्ट करते हुए अपना शोध करें। क्या बात। शोध की बात को लेते हुए समापन में भाषा की तरफ अगर बढ़ते हैं तो कुछ तो मुझे ऐसा लगा कि संस्कृत भाषा के वो प्राचीन ग्रंथ हैं, और भी कुछ भाषाएं आपको इसमें दिखाई सर मैंने बताया ना आपको, उड़िया की हैं काफ़ी सारी हमारे पास में, प्राकृत की हैं हमारे पास में, अरबी की भी काफ़ी सारी हैं। तो बहुत सारा धन्यवाद पल्लवी जी का करते हुए, कांत का भी धन्यवाद है, और इस पूरे आयोजन प्रयोजन प्रकल्प के पीछे जिन जिन की तरफ से सहयोग रहा है, मुझे लगता है ये आने वाले भारत में जो विकास और विरासत को साथ साथ ले जाने वाली संकल्पना है, उस दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से आपके साथ जुड़ रहा हूँ मैं, अशोक व्यास। नमस्ते। सनातन संस्कृति में गाय दान की जो परंपरा है, गाय के दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। और जिस संस्कृति से, जिस सनातन हिंदू संस्कृति से हमारा संबंध है, उसमें गोदान आपके भवसागर से तरण का भी एक जरिया है। आप जानते होंगे जब किसी की मृत्यु बहुत सौकर्य से नहीं हो रही होती है तो कहते हैं अब इनको अगर मुक्ति चाहिए तो गोदान करें। तो गोदान का विशेष महत्व है। महाभारत में एक उद्धरण आता है, एक श्लोक है, दानानामपि सर्वेषां गवां दानं प्रशस्यते, गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पावनं एतदुत्तमम्। कि जो सारे दान है उसमें गाय का दान प्रशंसनीय दान है, क्योंकि गाय क्या है, श्रेष्ठ है, गाय पवित्र है, इसीलिए इस दान को पावन कहा गया है। इसमें जैसे डेली आ रहा है, वी विल बी ऑन सेकंड नंबर एंड सम डे वी विल बी ऑन दी टॉप। तो ये भयावह स्थिति है कि जहां हम माता कह रहे हैं उसको, और वहां उसके गोमांस कैसे आएगा, गो हत्या से आएगा, गाय के जो वंश हैं उनकी समाप्ति से आएगा। इवन मुझे लगता है कल या परसों के पेपर में ही मथुरा के आसपास निकट कोई क्षेत्र था जहां 20 गायें मरी हुई मिली और उसमें हिंदुओं ने आक्रोश इत्यादि जताया। राज्य सरकार इसके लिए काफी प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने लगभग इस समय यूपी में 7,000 से अधिक गो आश्रय स्थल हैं और लगभग 12 लाख से अधिक गायों को संरक्षण दिया जा रहा है। 1.59 करोड़ जो है लंपी स्किन डिसीज जो रोग होता है गाय का, उसके टीकाकरण में भी खर्च किया गया है। योगी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन क्या केवल सरकार की प्रतिबद्धता से सब कुछ होगा? क्या हम उसके महत्व को नहीं समझेंगे तो सरकार कानून बनाती रहे, उससे कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। हमारी जागरूकता, हमारी प्रतिबद्धता, हमारा दृढ़ संकल्प उसमें महती भूमिका निभाएगा। और इवन जो वित्तीय वर्ष है 2023-24 उसमें जो गाय है उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स, जो अल्पकालिक जो शरण स्थल हैं, उनके लिए 125 करोड़ का बजट भी प्रदान किया गया है तो सरकार की तरफ से। और 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो गाय है उनकी गोवंश की हत्या पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाने की मांग के समर्थन में लगभग 2 करोड़ हस्ताक्षर कराए थे। और 1954 में एक विराट गोरक्षा सम्मेलन हुआ था प्रयागराज में, उसमें लाला हरदेव सहाय थे जिन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी। और आप जानते हैं भारत में पगड़ी उतारने का क्या अर्थ है। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारते हुए ये शपथ ली कि जब तक स्वतंत्र भारत में गो हत्या का जो ये पाप है इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, ये नहीं मिटेगा, मतलब गाय की हत्या बंद नहीं होगी, तब तक मैं पुनः पगड़ी धारण नहीं करूंगा। तो इसी प्रकार के दृढ़ संकल्पों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है गो रक्षा के लिए, गो संरक्षण के लिए जागृति अभियान नहीं चल रहे हैं।
हमारे बहुत नज़दीक परय में भी दीनदयाल कामधेनु गौशाला है, जहाँ पर अनेक गायें संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, उनके भरण पोषण इत्यादि का ध्यान रखा जाता है।